हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन दिया था और वहां पे हमने एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई भी किया था। सो वी क्लासिफाइड एनिमल टिश्यूज इन 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। हम इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, ये कहाँ पे होता है, तो और इसके अपने टाइप्स। सबसे पहले देखते हैं ये एपिथेलियल वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। व्हाट डज दिस वर्ड एपिथेलियल मीन? एक्चुअली दिस वर्ड is derived from 2 Greek words. One is epi. Epi, when translated into English, means upon, and second word is thelio, which means to grow. So इसका मतलब होता है to grow upon, to grow upon. Actually जो ये epithelial tissue होता है, it has been seen that this tissue usually grows upon another tissue. ये epithelial tissue जो होता है ये यूजुअली किसी दूसरे टिश्यू पे पाया जाता है। वो दूसरा टिश्यू जो होता है जिसपे ये ग्रो करता है वो बेटा होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ये कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कैसे होता है और एपिथेलियल टिश्यू कैसे इस पे ग्रो हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन एपिथेलियल टिश्यू इज डिफाइंड, it is defined as a type of tissue which is composed of closely arranged cells. Closely arranged cells covering the external and internal surfaces of various body organs. यानी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें जो सेल्स होते हैं, यानी जो सेल्स ये टिश्यू बनाते हैं वो सेल्स बेटा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। दैट इज उनके दरमियान जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है वो या तो एब्सेंट होती है या तो छोटी सी होती है, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। दैट्स व्हाई दीज सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड। और ये टिश्यू जो होता है ये अक्सर पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है इन एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड इन इंटरनल, एंड इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ दोज वेरी ऑर्गन्स। सो एक्सटर्नल कवरिंग जो बॉडी ऑर्गन्स की होती है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एंड द इंटरनल कवरिंग विच इज नोन एज लाइनिंग दैट इज आल्सो फॉर्म्ड ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है इट्स कवर्ड बाय स्किन। स्किन का जो ऊपर वाला लेयर होता है दैट्स कॉल्ड एज एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह से बेटा अगर हमारी बॉडी में कोई इंटरनल ऑर्गन होगा, हॉलो इंटरनल ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल ये कोई हॉलो इंटरनल ऑर्गन मैंने यहां पे बनाया, हॉलो इंटरनल ऑर्गन, इसके बीच में एक कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमिन। जो ये इंटरनल ऑर्गन है, कैविटी वाला ऑर्गन है जो इनसाइड हॉलो है, इसकी आउटर कवरिंग जो होती है बेटा दैट इज फॉर्म्ड ऑफ इप्थीलियम। सो बाहर से इस ऑर्गन की कवरिंग जो होती है वो कवरिंग इप्थीलियल टिश्यू की बनी होती है। इसी तरह से बेटा जो इस कैविटी का इंटरनल सरफेस होता है जिसको हम लाइनिंग कहते हैं, यानी दैट सरफेस विच लाइन्स दिस बॉडी कैविटी, इस लाइनिंग की भी दिस लाइनिंग इज आल्सो फॉर्म्ड ऑफ epithelial tissue. So we can say here इस ऑर्गन की बाहर वाली कवरिंग भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी है और
इनर सरफेस जो है वो लाइनिंग भी इसी इप्थिलियल टिश्यू की बनी होती है। तो यही बेटा मैंने कहा कि इप्थिलियल टिश्यू covers the external and internal surfaces of body organs, external and internal surfaces of body organs। तो यह है बेटा इसके बारे में कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। तो ये एक्चुअली टिश्यू टर्म जो है, ये टर्म सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की? टर्म एपिथेलियम जो है, इट वाज कॉइन्ड बाय अ डच एनाटॉमिस्ट। डच एनाटॉमिस्ट, his name was रोइश। रोइश यही एक एनाटॉमिस्ट था जिसने इसको नाम दिया, इप्थिलियल टिश्यू का नाम जिसने कॉइन किया। ये एक्चुअली बेटा इस इप्थिलियल टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर रहा था, तो इसने देखा कि ये टिश्यू हमेशा और रादर यूजुअली ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। इसी वजह से, इसी बुनियाद पे इसने इस टिश्यू का नाम बेटा इपिथेलियम रखा। दैट टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। तो मैं इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। इपिथेलियम वर्ड जो है, इट्स फॉर्म्ड ऑफ टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स। एपी मीन्स अपॉन, थीलियो मीन्स टू ग्रो। सो दिस टिश्यू यूजुअली ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। इसकी डेफिनेशन पे अगर जाए, इट इज फॉर्म्ड ऑफ क्लोजली अरेंज्ड सेल्स and this tissue covers the external and internal surfaces of all body organs. Our body, external body surface is covered by epithelium, our internal organs are covered and lined by epithelium। तो इस टर्म को बेटा पहले दिया था, his name was रोइश। रोइश डच एनाटॉमिस्ट है जिसने इस टर्म को कॉइन किया। तो बेटा इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मूविंग अहेड। अब हम पढ़ेंगे इस टिश्यू की लोकेशन। ये टिश्यू बॉडी में कहां पे पाया जाता है? वायर इज दिस टिश्यू लोकेटेड? ध्यान रखना बेटा, जो एक्चुअली टिश्यू होता है इन एनिमल बॉडी, इट्स प्रेजेंट इन टू पैटर्न्स। दो पैटर्न्स में ये मौजूद होता है एनिमल बॉडी में। फर्स्ट, it is sometimes arranged in the form of sheets. In the form of sheets. When it is present in the form of sheets, it's called as membranous epithelium. Membranous epithelium. And sometimes it is folded to form glands. And when it is in the form of glands, it's known as glandular epithelium। तो बात करेंगे अब बेटा मेम्ब्रेनस इप्थिलियम की। जो मेम्ब्रेनस इप्थिलियम होता है, इसकी लोकेशन देखनी है, ये कहां पे होता है। सबसे पहले इट इज फाउंड इन द कवरिंग ऑफ द बॉडी। इट कवर्स द बॉडी सरफेस। इट कवर्स द बॉडी सरफेस, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, जिसको हम बेटा एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो है, it covers our body externally and this epidermis is formed of epithelium। ये इसकी पहली लोकेशन है on external surface of our body। it also बेटा lines the internal closed cavities। हमारी बॉडी में जो क्लोज्ड कैविटीज होते हैं, क्लोज्ड कैविटीज, उसकी लाइनिंग जो होती है बेटा, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ इप्थिलियम। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में होती है पेरिकॉर्डियल कैविटी। पेरिकॉर्डियल कैविटी, पेरिकॉर्डियल कैविटी इज अ क्लोज्ड कैविटी अराउंड हार्ट। ओके, इट्स लाइनिंग इज फॉर्म्ड ऑफ इप्थिलियम। नेक्स्ट कैविटी इज पेल्यूरल कैविटी। Pleural cavity is also a closed cavity and this cavity is around lungs. This cavity is also lined by membranous epithelium. Another cavity is abdominal cavity. Abdominal cavity, or it's also known as peritoneal cavity or simply coelomic cavity. Coelomic cavity भी बेटा lined होती है by epithelium. Another, it's also found in the lining of cardiovascular system.
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज ब्लड वेसल्स, उनकी लाइनिंग भी इप्थिलियम की बनी होती है. हार्ट इटसेल्फ हैज लाइनिंग ऑफ दिस इप्थिलियम एंड लिम्फेटिक वेसल्स भी, उनकी लाइनिंग भी बेटा इसी इप्थिलियम की बनी होती है. मूविंग अहेड, तीसरा ये कहां पे पाया जाता है? इट ऑल्सो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ बॉडी ट्यूब्स. It also forms the lining of body tubes that open to outside. हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी ट्यूब्स होते हैं that open to outside. उन ट्यूब्स की लाइनिंग भी बेटा इसी इप्थिलियम की बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. इन तीनों ट्रैक्ट्स की लाइनिंग भी बेटा इसी इप्थिलियम की बनी होती है. दिस इज ऑल अबाउट इट्स लोकेशन. Where is this epithelium found? It is found in the covering of body surfaces. External body surface is formed of epithelium. The lining of internal closed cavities is formed of epithelium. For example, these are some of the examples of closed cavities, and it also forms the lining of body tubes that open to outside, and these are some examples of these body tubes. Moving ahead, अब बेटा हम इसका ओरिजिन पढ़ेंगे. ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इप्थिलियल टिश्यू का. हमने बेटा ऑलरेडी पढ़ा है पहले लेक्चर में, टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल हो सकता है, मेसोडर्मल हो सकता है या एंडोडर्मल हो सकता है. ये मैंने अच्छी तरह से बेटा सिखाया है. आज हम पढ़ेंगे जो इप्थिलियल टिश्यू होता है इसका ओरिजिन क्या होता है. Epithelial tissue is the only tissue which arises from all the primary germ layers. हमारे पास 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होते हैं और तीनों जर्म लेयर्स से इप्थिलियल टिश्यू बनता है. इसका मतलब ये नहीं कि एक इप्थिलियल टिश्यू में कुछ सेल्स मेसोडर्म से होंगे, कुछ सेल्स एंडोडर्म से होंगे, कुछ सेल्स एक्टोडर्म से होंगे. नहीं, इसका मतलब ये है कि सम इप्थिलियल टिश्यूज आर एक्टोडर्मल ऑरिजिन, some are from mesoderm and some are endodermal in origin. इसका मतलब ये होता है बेटा कुछ टिश्यूज जो है इप्थिलियल टिश्यूज वो एक्टोडर्म से बने हैं, कुछ टिश्यूज इप्थिलियल टिश्यूज मेसोडर्म से बनते हैं और कुछ इप्थिलियल टिश्यूज एंडोडर्म से बनते हैं. तो वी कैन से इप्थिलियल टिश्यू अराइज फ्रॉम ऑल द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स. All the 3 primary germ layers. For example, हमारा जो एपिडर्मिस होता है, स्किन का अपर लेयर, that layer which we can touch, this epidermis is derived from ectoderm. So epidermis जो है it is one of the epithelia, it is one of the epithelial tissues. This epithelial tissue epidermis, it is derived from ectoderm, so its origin is ectoderm. इसी तरह से बेटा जो हमारा सीलोमिक लाइनिंग जो होती है, सीलोमिक लाइनिंग, that means the lining of coelomic cavity that is derived from mesoderm. So इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है बेटा. इसी तरह से बेटा जो गट लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ आवर गट विच इज अदरवाइज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग जो होती है बेटा दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म. These are 3 separate epithelial tissues. ये अलग इप्थिलियम है, ये अलग इप्थिलियम है, ये अलग इप्थिलियम है. इसका ओरिजिन अलग है. इस इप्थिलियम के सारे सेल्स एक्टोडर्म से बनते हैं, इस इप्थिलियम के सारे सेल्स मेसोडर्म से बनते हैं, इस इप्थिलियम के सारे सेल्स एंडोडर्म से बनते हैं. लेकिन सारे के सारे ये जो एग्जांपल्स है ये इप्थिलिया के एग्जांपल्स है. सो
इप्थिलिया जितने भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स. दिस इज द ओनली टिश्यू among 4 elementary types, that's epithelium, connective, muscular and nervous tissues. इनमें से सिर्फ इप्थिलियल टिश्यू का ओरिजिन जो होता है तीनों प्राइमरी जर्म लेयर से होता है. ये मैंने बेटा एग्जांपल्स दिखाए. तो इसके बाद हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टर्स ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इप्थिलियल टिश्यू. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एपिथेलियम. यानी टिश्यू में क्या होना चाहिए कि उसको हम इप्थिलियम कहें, या इप्थिलियम टिश्यू को हम कैसे बाकी टिश्यू से डिफरेंशिएट करें, क्या होना चाहिए उसमें. सबसे पहले बेटा जो हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा कि इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली अरेंज्ड. सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड. ये पहला कैरेक्टर है. सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड विद लिटिल और नो इंटरसेल्यूलर स्पेस. विद नो सेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर स्पेस. यानी इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली अरेंज्ड. सेल्स के दरमियान कोई जगह नहीं होती है या बहुत छोटी सी इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है. लाइक दिस दे आर फिटेड एंड टू एंड. तो दूसरा जो है, दूसरा कैरेक्टर इप्थिलियम के बारे में, जो इप्थिलियल टिश्यू होता है, क्योंकि इसके दरमियान स्पेस नहीं होती है, इनमें इंटरसेल्यूलर मटेरियल भी नहीं होगा, तो सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड. एक्चुअली सेल्स के दरमियान बेटा इंटरसेल्यूलर जंक्शंस होते हैं. वो जंक्शंस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं. इंटरसेल्यूलर जंक्शंस आर द स्ट्रक्चर्स वी ज्वाइन टुगेदर द सेल्स. दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स. इनको हम आगे पढ़ेंगे. सो सेल्स आर हेल्ड टुगेदर. सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेल्यूलर जंक्शंस. इंटरसेल्यूलर जंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे अलग से. ओके. थर्ड, इनके सेल्स के दरमियान हमने पहले ही पढ़ा, इनके दरमियान कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है, इसलिए इनमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है. जो जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेस्कुलर होता है वो, उनमें ब्लड वेसल सप्लाई हुए होते हैं. इसलिए ताकि ये ब्लड उन सेल्स को, जो सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, उन सेल्स को मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. लेकिन इन सेल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, तो यहां पे कोई वेस्कुलर नहीं पहुंचेगी. तो फिर ये कहां से अपना मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, ऑक्सीजन जो है, ये वो कहां से हासिल करते हैं, ये हम अभी इसी कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे. तो हम पहले यहां ये पढ़ेंगे कि सेल्स टाइटली क्लोज्ड होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं, उनको वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है. सो वेस्कुलर सप्लाई इज एब्सेंट. वेस्कुलर सप्लाई इज एब्सेंट. बट देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस कैरेक्टर. हमारी बॉडी में जो इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर में कॉचलिया एक स्ट्रक्चर होता है. कॉचलिया जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉचलिया में जो इप्थिलियम होता है, दैट इप्थिलियम इज वेस्कुलराइज्ड. दैट मींस दैट इप्थिलियम इज प्रोवाइडेड विद वेसल्स, दैट इज सप्लाइड विद वेसल्स. उस इप्थिलियम को हम कहते हैं बेटा स्ट्रिया वेस्कुलरिस. स्ट्रिया वेस्कुलरिस ये एक वाहिद इप्थिलियम है जो सप्लाई हुई है किससे, ब्लड से, ब्लड वेसल से. इसके बगैर बाकी इप्थिलिया जो है हमारी बॉडी में, दे आर विदाउट वेसल्स, उनमें वेसल सप्लाई नहीं होती है. तो नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर, जो ये इप्थिलियल सेल्स होते हैं, दे रेस्ट अपॉन ए नॉन सेल्यूलर लेयर. दे अपॉन
they rest upon a non-cellular layer. This non-cellular layer is known as basement membrane. This is known as basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, इस पे ये रेस्ट करते हैं सेल्स ऑफ इप्थिलियम या सेल्स ऑफ इप्थिलियल टिश्यू. देखिए बेटा, जो साइड टिश्यू का इस पे रेस्ट है दैट इज हिडन, वो हिडन रहता है. तो जो इसके ये लेटरल साइड्स है, लेटरल साइड्स ये भी हिडन रहते हैं बिकॉज सेल्स आर ज्वाइंड टुगेदर ऑन लेटरल साइड्स. So here this cell has four sides. One is this basal side which rests on basement membrane. This side is called as basal domain. This is called as basal domain. इसका opposite side जो होता है that's called as apical domain. Apical domain बेटा free होता है. It is free surface of the epithelium, apical domain. और जो लेटरल डोमेन होता है, ये लेटरल डोमेन, लेटरल, इनको हम कहते हैं लेटरल डोमेन्स. लेटरल डोमेन्स जो अराउंड द सेल होते हैं, लेटरल डोमेन्स, एंड दिस डोमेन आल्सो रिमेन्स हिडन. सो ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन्स, एपिकल डोमेन, लेटरल डोमेन एंड बेसल डोमेन, only one domain remains exposed, which is which we can say it forms its free surface. It is the free surface of epithelium. So apical domain provides a free surface. ये free surface हमने क्यों पढ़ा ये यहाँ पे, ये एपिकल डोमेन, ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि कुछ टिश्यूज में प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, या स्टीरोसीलिया होते हैं, या सीलिया होते हैं. वो इसी फ्री सरफेस पे अराइज होते हैं, एपिकल डोमेन से अराइज होते हैं. ये हमें आगे पता चलेगा. तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर, ये मैंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. जो सेल्स होते हैं इस एपिथेलियम के, दे रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर ये लिखेंगे पहले, cells rest upon basement membrane. Cells rest upon basement membrane. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो क्या है बेटा, दैट इज इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक और टिश्यू होता है, और उसी वजह से इस टिश्यू का नाम इप्थिलियम पड़ा है, जो हमने पहले ही यहां टर्म को एक्सप्लेन करने में पहले स्टार्टिंग में शुरू में कहा था. दिस इज एन इप्थिलियल टिश्यू. ये है सेल्स ऑफ इप्थिलियल टिश्यू. इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो नॉन सेलुलर लेयर है. इस नॉन सेलुलर लेयर के नीचे एक और टिश्यू होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिस कनेक्टिव टिश्यू पे ये ग्रो होता है. जब भी कहीं इप्थिलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और उसके नीचे एक खास टिश्यू होगा जो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है. और इस कनेक्टिव टिश्यू को, जो कनेक्टिव टिश्यू इप्थिलियल सेल्स के नीचे होता है, जिस टिश्यू के ऊपर इप्थिलियल टिश्यू ग्रो होता है, उसको हम कहते हैं बेटा लेमिना प्रोप्रिया. दिस इज कॉल्ड एज लेमिना प्रोप्रिया. और ये लेमिना प्रोप्रिया बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो यही रोइश ने यही देखा था कि नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, उसके ऊपर इप्थिलियल टिश्यू ग्रो हो रहा है, तो उसने इसी वजह से, इसी बुनियाद पे उसने इस टिश्यू का नाम इप्थिलियल टिश्यू रखा, बिकॉज दिस टिश्यू ग्रोज अपॉन दिस कनेक्टिव टिश्यू, अंडरलाइंग टिश्यू. दिस अंडरलाइंग टिश्यू इज नोन एज लेमिना प्रोप्रिया. ये लेमिना प्रोप्रिया जो होता है बेटा, इट इज प्रॉपरली वेस्कुलराइज्ड, इट इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ये होता है बेटा, इट्स प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल्स. जो ब्लड इन वेसल्स में होता है, जब वो न्यूट्रिएंट्स लाते हैं, ऑक्सीजन लाते हैं अपने साथ, वो न्यूट्रिएंट्स इस लेमिना प्रोप्रिया के सेल्स को इनमें जाता है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके इन सेल्स तक पहुंचता है, इप्थिलियल सेल्स तक पहुंचता है. सो इप्थिलियल सेल्स डू नॉट गेट मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड, बट इनडायरेक्टली. कैसे? ये ब्लड वेसल्स यहां तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई स्पेस
नहीं है, इसलिए ये ब्लड वेसल्स इसी लेमिना प्रोप्रिया में एंड हो जाते हैं। यहां से वो डिफ्यूजन के जरिए न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में से निकलता है, ऑक्सीजन जो ब्लड से निकलता है, वो डिफ्यूजन के जरिए इन सेल्स तक पहुंचता है, जो इनके लिए जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए। तो इस जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसी से डिफ्यूज होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम अलग से पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन। तो ये है नेक्स्ट कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर क्या, सेल्स ग्रो, सेल्स ऑफ इप्थिलियम और वी कैन से इप्थिलियल टिश्यू, cells grow upon another tissue। वो another tissue जो होता है that is, वो होता है बेटा connective tissue, that is connective tissue known as, that connective tissue is known as lamina propria। याद रखिएगा बेटा, lamina propria is the underlying tissue of epithelium। epithelium के नीचे जो टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसी को हम कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये कैरेक्टर्स है, मैं फिर से थोड़ा रिपीट करूंगा। इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, दे आर क्लोजली अरेंज्ड, दैट मीन्स देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। एंड इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा, सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय जंक्शंस, यानी इंटरसेल्युलर जंक्शंस। दीज आर द स्ट्रक्चर्स which join together the cells of epithelium। okay, तो बेटा इंटरसेल्युलर जंक्शंस को हम अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद जो वेस्कुलर सप्लाई होती है वो अक्सर टिश्यूज में प्रेजेंट होती है, लेकिन एपिथेलियम में एब्सेंट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस। तो फिर ये कैसे मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं वो मैंने अभी समझाया। तो सेल्स जो होते हैं, दे रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल्स ग्रो ऑन अनदर टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। तो व्हायर वी कैन फाउंड दिस एपिथेलियम, इट्स फाउंड इन कवरिंग of external body surface or the external surface of internal organs or their lining। so we can say it forms the limiting and covering and limiting and lining membrane, limiting and lining membrane। यहां पे बेटा याद रखना, जो ये सेल्स होते हैं इनके 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स हैं, एपिकल डोमेन, लेटरल डोमेन एंड बेसल डोमेन। एपिकल डोमेन जो होता है दैट रिमेन्स फ्री, वो फ्री रहता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।